क्या राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली अरावली अब उससे छिनने वाली है? क्या सरकार अब विकास पर ज्यादा और पर्यावरण पर कम ध्यान दे रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट का अरावली को लेकर फैसला एक फैसला कम और खतरा ज्यादा है? इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। राजस्थान की पर्वतमाला अरावली इन दिनों खूब चर्चा में है। हम इसे राजस्थान की पर्वतमाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। आज का हमारा टॉपिक अरावली को लेकर ही है क्योंकि राजनीतिक और पर्यावरण के गलियारे में इसकी खासा चर्चा है। चलिए सबसे पहले अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से बात करते हैं और उसके बाद जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली को दी गई नई परिभाषा की मंजूरी पर इतना बवाल आखिर क्यों हो रहा है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से है, जो उत्तर भारत के लिए किसी सेवियर से कम नहीं। यह पर्वतमाला 692 किलोमीटर लंबी है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फैली हुई है। इसके विस्तार को समझने की कोशिश करें तो यह विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर राजस्थान के अजमेर और जयपुर होता हुआ हरियाणा के दक्षिणी भाग से दिल्ली के दक्षिणी भाग तक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते इसकी ऊंचाई में कमी आने लगती है और यहाँ यह मैदानी इलाकों में तब्दील हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रायसीना हिल्स को लिया जा सकता है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, क्योंकि अरावली का सबसे आखिरी और उत्तर पूर्वी हिस्सा है। ऊंचाई के इसी अंतर की वजह से अरावली को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तर पूर्वी अरावली, जिसकी ऊंचाई 450 मीटर है, मध्य अरावली, जिसकी ऊंचाई 500 से 700 मीटर है, और दक्षिणी अरावली, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक है। अब अरावली के महत्व को समझते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि यह कई मामलों में उत्तर भारत के लिए सेवियर यानी एक सुरक्षा कवच की तरह है, क्योंकि यह मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकती है, उत्तर भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है। वहाँ मानसून की एक बड़ी वजह है। यह उत्तर पश्चिम भारत की कई नदियों जैसे लूनी, साबरमती, बनास की जीवन रेखा है। वहीं दिल्ली के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि डेजर्ट से उड़ने वाली रेत दिल्ली तक न पहुंचे, इसका अरावली खास ख्याल रखती है। ये तो रही अरावली से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं उस विवाद की जिस पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अरावली हिल्स और रेंज की परिभाषा के बारे में एक अहम फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के बारे में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अगुवाई में बनी एक कमेटी की सिफारिशों को मान लिया। इस नई परिभाषा के अनुसार किसी भी ऐसी भू आकृति को अरावली हिल्स माना जाएगा जो अरावली से जुड़े जिलों में स्थित हो और आसपास के भूभाग की तुलना में कम से कम 100 मीटर ऊंचा हो। इस आधार पर सबसे निचली कंटूर लाइन से घिरे पूरे इलाके यानी पहाड़ी, उसकी सहायक ढलानों और उससे जुड़ी भू आकृतियों की ढलान चाहे कैसी भी हो, अरावली हिल्स का हिस्सा मानी जाएंगी। इसके अलावा अगर 2 या 2 से ज्यादा अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर हो और यह दूरी दोनों ओर सबसे निचली कंटूर लाइन की बाहरी सीमा के बिंदुओं से मापी जाए तो वे मिलकर अरावली रेंज बनाती हैं। कोर्ट ने केंद्र को डिटेल साइंटिफिक मैपिंग करने और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का भी निर्देश दिया और आदेश दिया कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक कोई भी माइनिंग लीज जारी न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की यह मंजूरी पहले से ही संकटग्रस्त अरावली क्षेत्र के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगी। इस परिभाषा में अरावली का 90% से अधिक हिस्सा, जिसमें बड़ी मात्रा में नीची झाड़ियों वाली पहाड़ियां, घास के मैदान और रिज जैसी संरचनाएं शामिल हैं, अरावली क्षेत्र की सूची से बाहर हो जाएंगी। द इंडियन एक्सप्रेस का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया गया है कि एक इंटरनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के असेसमेंट में पाया गया है कि 12,081 मैप की गई पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही यानी सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर बेंचमार्क को पूरा करती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसे आमतौर पर अरावली इलाका समझा जाता था, उसका लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा खो सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि अब अरावली के ज्यादातर इलाके खनन यानी माइनिंग के लिए खुले रहेंगे। इस पर पर्यावरणविद की क्या राय है, आप भी सुनिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो परिभाषा एक बार बना लेता है, वो फिर सिर्फ खनन के डोमेन में नहीं, वो हर जगह फिर उसका एक तरह से उपयोग होना शुरू होगा और जिसको जैसे चाहे वो उस पहाड़ी को पहाड़ी नहीं मानते हुए उसको काट देगा। तो दुष्प्रभाव हरियाणा पे आना है, दुष्प्रभाव दिल्ली पे आना है। हमारा जो पूरा इलाका है, चूँकि ये इस इलाके को अगर किसी ने थार के मरुस्थल से बचा के रखा है तो अरावली ने बचा के रखा है, क्योंकि वहाँ से जो गर्म हवाएं आती है, वहाँ से जो मिट्टी आती है, उस मिट्टी को रोकता कौन है? अरावली रोकता है। तो अरावली का हटना मतलब इस पूरे बड़े इलाके का रेगिस्तान बन जाना।
और रेगिस्तान के साथ साथ एक दूसरा खतरा और आएगा। वो खतरा आएगा कि फिर हम एक बाढ़ की भी शिकायत से भी हम गुजरेंगे। तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि कभी हमें बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, कभी हमें बहुत बड़े सूखे का सामना करना पड़ेगा, कभी हमारे पास भूजल बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो एक मौसम तंत्र बना हुआ है, वो मौसम तंत्र पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो इतने पुराने वर्ष, पुराना का मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों वर्ष पुराना एक पहाड़, जिसके कारण से इस एरिया का पूरा वाटर सिस्टम है, जिससे ग्राउंड रिजीम है, जिससे यहाँ का क्लाइमेट बना रहता है, उसको एक परिभाषा बनाकर मुक्त कर देना कि इसको हम पहाड़ी नहीं मानते हैं। मेरी दृष्टि में, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि जिस भी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने निश्चित तौर से, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने पर्यावरण का और एक जो जियोलॉजिकल जोग्राफिकल एज होती है पहाड़ के बनने की, उसको ध्यान में नहीं रखा। और उन्होंने सिर्फ ये ध्यान रखा कि हम किस तरह से जो व्यवसाय जगत है उसको इस बारे में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और व्यवसाय जगत को तो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक इसका फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन आने वाले कई हज़ारों साल तक ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका ख़राब हो जाएगा। अरावली का हटना हमारी पूरी संस्कृति का हटना है, अरावली का हटना हमारे पूरे जीवन रेखा का हटना है। और इस तरह से 4 राज्यों पे प्रभाव डालना, और सिर्फ 4 राज्य नहीं, इसका प्रभाव आगे तक जाएगा। वहीं सबसे अहम बात कि पिछले 3 दशकों से अरावली को जो कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी, वे अब खत्म हो चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अरावली जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों को 1992 के पर्यावरण मंत्रालय के अरावली नोटिफिकेशन और 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अरावली को नेचुरल कंजर्वेशन जोन घोषित करने वाली सुरक्षा के बारे में। अभी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तो कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से अरावली की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। 1990 के दशक से सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनरेगुलेटेड माइनिंग को रोकने के लिए बार-बार दखल दिया था। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 1996 के ऐतिहासिक फैसले की वजह से दिल्ली के आसपास सैकड़ों खदानें बंद हो गई थी, क्योंकि कोर्ट ने पाया था कि माइनिंग की गतिविधियों से पर्यावरण को ऐसा नुकसान हो रहा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बाद के आदेशों में मॉनिटरिंग कड़ी कर दी गई, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में बैन लगा दिए गए और राज्यों को माइन वाले इलाकों को ठीक करने का निर्देश दिया गया। वहीं पिछले कुछ सालों में कोर्ट ने जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सुरक्षा में नाकामी के लिए राज्य सरकारों की खिंचाई भी की है। साइंटिस्ट और कंजर्वेशन ग्रुप चेतावनी देते हैं कि अरावली के कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त फुटप्रिंट को कम करने से पूरे इलाके में इकोलॉजिकल गिरावट तेज हो सकती है और इसके कई बड़े नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे हैबिटेट का नुकसान और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का टूटना, जिससे तेंदुए, लकड़बग्घे और पक्षियों की प्रजातियों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन को नुकसान हो सकता है, जिससे पेरी अर्बन खेती की बेल्ट पर असर पड़ता है। झाड़ीदार जंगलों और देसी पेड़ों की कमी हो सकती है, क्योंकि ये रेप्टाइल, पॉलिनेटर और घास के मैदानों के पक्षियों को सहारा देते हैं। वहीं नेशनल कैपिटल रीजन में धूल और गर्मी से हवा की क्वालिटी बदतर हो सकती है और रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ सकता है। इसी के साथ माइक्रो क्लाइमेट में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल और भी नीचे जा सकता है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।